Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग। साथियों, हिंदी शिक्षण का टेस्ट नंबर 8 आज हम हल करेंगे। पूरे ही 30 प्रश्न, ठीक है, पूरे ही 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। और यहाँ पे टारगेट कितना रहेगा अपना 25 क्वेश्चन सही करने का। तो आपके पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 50 दिन आपके पास शेष बच रहे हैं। अगर कोई ये सोचता है कि रीट का एग्ज़ाम आगे जाएगा तो वो एक नकारात्मक सोच कही जाती है। साथियों, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से सोच लेना है कि 26 को ही आपके पेपर होने वाला है, 26 सितंबर को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों लेवल के लिए है हिंदी शिक्षण का ये पेपर, लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी। लैंग्वेज फर्स्ट यदि हिंदी है या लैंग्वेज सेकंड हिंदी है तो आपको ये पेपर करना ही चाहिए साथियों। इसके बाद में आपके शिक्षण विधियों का पेपर भी आ रहा है तो उसको भी ज़रूर अटेंड करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझना क्योंकि लेवल वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना, सम्मानीय का अनादर करना। तो बताइए इनमें से चांद पर थूकना। साथियों, प्रश्न संख्या 1 में जो सही विकल्प है वो है आपके विकल्प नंबर 4, सम्मानीय का अनादर करना। इसके लिए एक मुहावरे का प्रयोग किया जाता है जो कौन सा है, चांद पर थूकना। चौथा विकल्प आपके बिल्कुल राइट है साथियों। अगर आप पहले या तीसरे पर हो तो आप गलत जगह पर हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा क्वेश्चन, किस क्रमांक में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? पहला, जी हाँ, फिर यहाँ पर ये चिन्ह है, मैं भी आपके साथ चलूँगा, फिर ये चिन्ह दिख रहा होगा आपको। कंप्यूटर, यहाँ पर ये चिन्ह दिख रहा होगा, आज के युग की अनिवार्यता। तीसरा, जो परिश्रम करते हैं, यहाँ पर ये चिन्ह है, वे ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है, वाह आपने तो कमाल कर दिया। बताइए इनमें से किस विकल्प में विराम चिन्ह का ठीक से प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छी तरह से विकल्पों को देख लीजिए, अच्छी तरह से चिन्हों को देख लीजिए साथियों, फिर आंसर आपको देना है। तो देख लिया होगा मेरे ख्याल से सभी ने, कौन सा विकल्प लगाया सभी ने। साथियों, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। क्यों? क्योंकि वाह आपने तो कमाल कर दिया, इसमें आश्चर्य का बोध है, अतः यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह लगता है ये वाला, ठीक है। इस प्रकार का ये चिन्ह जो होता है विस्मय सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग होना चाहिए। तो चौथा विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो बताइए इनमें से आपको वो वाक्य देखना है जो कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कौन सा विकल्प सही है साथियों? देख लीजिए प्रश्न को अच्छी तरह से और फिर अपना आंसर बता दीजिए। बताइए पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा रहेगा इसमें सही आंसर? तो मित्रों, राइट आंसर है प्रश्न संख्या 3 में, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। यहाँ ये जो किंतु एक अव्यय है साथियों, किंतु से जो शब्द जुड़े होते हैं, जो वाक्य जुड़े होते हैं, वो अधिकतर क्या लगभग यूँ मानो आप संयुक्त वाक्य में ही आते हैं। तो आपके सेकंड विकल्प सही है। बाकी जो प्रथम विकल्प है, पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी, जो, जिसे, जिसने इत्यादि से जुड़े, तो वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत चला जाता है, मिश्र के अंतर्गत। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये एक साधारण वाक्य का उदाहरण है। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, यहाँ पर यह भी मिश्र वाक्य का उदाहरण है क्योंकि जो वाक्य की से जुड़ा हो वो 100% मिश्र में ही रहेगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प है बताया सही? दूसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा क्वेश्चन, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष है एकाग्रता, अर्थग्राह्यता, निरंतरता और क्रमबद्धता। तो साथियों, मौन वाचन की अगर हम बात करें तो मन ही मन में जो वाचन हम करते हैं वो कहलाता है मौन वाचन। और इसकी सबसे प्रमुख मानसिक क्रिया क्या होती है?
अर्थग्राहिता। साथियों विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न 4 में अर्थग्राहिता का मतलब है अर्थ को ग्रहण करना। अगर हम मौन वाचन कर रहे हैं तो उससे हम अर्थ ग्रहण अच्छी तरह से कर पाते हैं। अर्थ ग्रहण मतलब उस चीज को ग्रहण बहुत ही अच्छी तरह से करना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। यहाँ आपका सेकंड विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। तो चलिए देखेंगे प्रश्न संख्या 5 को। 5वां क्वेश्चन, मेरा छोटा भाई अर्जुन रीट की तैयारी कर रहा है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। मेरा छोटा भाई अर्जुन रीट की तैयारी कर रहा है और इनमें से सभी। तो देखो उद्देश्य का विस्तार यहाँ पर आपको देखना है इस वाक्य में कि कौन से विकल्प में उद्देश्य का विस्तार सही दे रखा है। आपके प्रश्न संख्या 5 में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, मेरा छोटा भाई। ठीक है, देखो उद्देश्य या कर्ता के पूर्व जो वाक्य होता है वो ही कहलाता है उद्देश्य का विस्तार। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है अर्जुन और इसके पहले वाक्य क्या है मेरा छोटा भाई। तो ये यहाँ पर उद्देश्य या कर्ता का विस्तार है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 6। सुनीता पढ़ रही होगी वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो देख लीजिए 6ठे क्वेश्चन को, काल से संबंधित प्रश्न है। सुनीता पढ़ रही होगी, पढ़ रही होगी का मतलब वर्तमान में बात है साथियों। तो यहाँ हम भूतकाल के उदाहरण को तो हटा देते हैं। अब यहाँ पर अगर वाक्य निरंतर जारी है वर्तमान में भी तो साथियों वो अपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है संदेह है, पढ़ रही होगी ये कंफर्म नहीं है कि पढ़ ही रही है, पढ़ रही होगी। तो साथियों फिर इसको हम रखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत। 6ठे क्वेश्चन में 4था विकल्प सही है मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलिए देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। आपके प्रश्न संख्या 7, ये देखिए प्रश्न नंबर 7 को, निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना और दैनिक जीवन में हिंदी में समझने बोलने की क्षमता का विकास। तो इनमें से जो द्वितीय भाषा शिक्षण होता है इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं रहेगा? प्रश्न संख्या 7 में सही आंसर बताइएगा। तो देखो राइट आंसर है आपके प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 3, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। साथियों ये व्याकरण के नियम कंठस्थ मतलब रटने वाली बात है ये। तो रटने पर जोर द्वितीय भाषा शिक्षण में नहीं दिया जाता है, इसलिए आपके थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 7 में सही है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 8 को। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से किस शब्द का वचन परिवर्तन नहीं होगा? तिजोरी, सहायता, नदी और पौधा। तो ये जो 4 विकल्प है इनमें से देख लीजिए अपने हिसाब से कि भाई वचन परिवर्तन किसका नहीं हो रहा है मित्रों। तो देखो तिजोरी का तो तिजोरियां हो जाता है, ठीक है, नदी का नदियां हो जाता है, पौधा का पौधे हो जाता है, लेकिन साथियों सहायता शब्द का कभी भी वचन परिवर्तन नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है इसका राइट आंसर है, क्योंकि सहायता का क्या हम क्या करेंगे, सहायताओं क्या या साहित्य ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा साथियों, वो सभी अशुद्ध है, इसलिए ओनली सेकंड विकल्प ही आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को। तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग में नहीं है? बात, पानी और प्यास, अहिंसा, दोपहर और मृत्यु, प्लेट, पायल और सनक, आय, गरिमा और जमीन। तो साथियों सभी शब्द स्त्रीलिंग में जिस विकल्प में नहीं दिख रहे हैं उसको देखना है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आपके राइट आंसर है अहिंसा, दोपहर, मृत्यु, नहीं सॉरी, राइट आंसर है प्रथम विकल्प, क्योंकि ये तो सभी स्त्रीलिंग है। बात, पानी और प्यास। तो मित्रों बात स्त्रीलिंग है, प्यास स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी साथियों पानी कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, इसलिए आपका जो विकल्प नंबर 1 है इसमें सभी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी अहिंसा स्त्रीलिंग होती है, दोपहर और मृत्यु स्त्रीलिंग है, प्लेट, पायल, सनक तीनों स्त्रीलिंग है,
आई, गरिमा, जमीन, तीनों स्त्रीलिंग है यहाँ पर भी, इसलिए आपका प्रथम विकल्प 9वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो मित्रों आपके 10वां क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? सभी शब्द अशुद्ध है। देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हम सभी शब्द शुद्ध है, अशुद्ध है, सत्य है, असत्य है, विशेषता है, नहीं है, इनमें बड़े प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो देखिएगा विकल्पों को, अनुपातिक, ऐतिहासिक, ईर्ष्या, त्योहार, पड़ोस, पुरस्कार, अंतर्ध्यान, आशीर्वाद, भागीरथी, उज्ज्वल, अनुसंधान और जिह्वा। तो साथियों बताइए इनमें से सभी शब्द अशुद्ध आपको किस विकल्प में लग रहे हैं? तो मित्रों विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो ही आपका सही आंसर है, क्योंकि त्योहार में ऊपर ये 2 मात्रा लग रही है ना, ये एक लगी होती है, पड़ोस में भी एक लगी होती है, और पुरस्कार नहीं होता है, पुरः प्लस कार, पुरस्कार होता है साथियों, पुरः प्लस कार क्या शब्द बनता है? पुरस्कार। ओरिजिनल मतलब शुद्ध शब्द होता है, इसलिए इसमें तीनों ही क्या है? अशुद्ध है। बाकी अनुपातिक अशुद्ध है, यहाँ ईर्ष्या अशुद्ध है लेकिन ऐतिहासिक शुद्ध है, अंतर्ध्यान अशुद्ध है, आशीर्वाद अशुद्ध है लेकिन भागीरथी शुद्ध है, उज्ज्वल अशुद्ध है, जिह्वा अशुद्ध है लेकिन अनुसंधान शुद्ध है। ठीक है, अतः आपका यहाँ ओनली सेकंड विकल्प ही सही है प्रश्न संख्या 10 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11, छात्रों के अधिगम का समय समय पर मूल्यांकन, यहाँ रिक्त स्थान और शिक्षण विधियों में मदद करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में, छात्रों को ग्रेड देने में, छात्रों की बुद्धि की पहचान करने में, छात्रों की योग्यता के बारे में जानने में। तो साथियों प्रश्न संख्या 11 में देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। देख लेते हैं इसका सही विकल्प, आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। अगर हम बच्चों के अधिगम का समय समय पर मतलब लगातार मूल्यांकन करेंगे तो उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो कि भाई ये चीज़ नहीं सीखे हैं, उनकी हमें जानकारी हो जाएगी। इससे हम शिक्षण विधियों में भी वो चीज़ मदद करेगी और जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें भी सुधार कर पाएंगे। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो चलिए 12वां क्वेश्चन, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमति, वाक्पटु, बुद्धिमान और विशेषज्ञ। तो देखो जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखे उसके लिए आपको वाक्यांश का एक शब्द बताना है। कौन सा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 12 में? देख लीजिए अच्छे से। तो साथियों राइट आंसर है आपके प्रश्न संख्या 12 में विकल्प नंबर 1, प्रत्युत्पन्नमति, अर्थात जो शीघ्र उत्तर दे साथियों उसको ही प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13 को। यहाँ पर ये सारे एक जैसे शब्द लग रहे हैं लेकिन राइट आंसर ओनली प्रथम विकल्प ही है आपका। तो चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है एकालाप, संलाप, विलाप और वार्तालाप। देखो अगर हमें शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो वहाँ पर विलाप करने से वृद्धि नहीं होगी, संलाप करने से भी नहीं होगी और एकालाप करने से भी नहीं होगी, बल्कि शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि वार्तालाप कहा जाता है, वार्तालाप विधि। क्योंकि वार्तालाप में क्या होता है, हम एक दूसरे के विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हैं साथियों, जिससे बिल्कुल हमारे पास नए शब्द आएंगे, नई नई चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी। इसलिए 4th विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 14 को। 14वां क्वेश्चन है, ऋजुता का सही विलोम होगा टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन और तिरछापन। तो बताइए इनमें से ऋजुता का सही विलोम कौन सा शब्द होगा साथियों? 14वें क्वेश्चन में राइट आंसर का चयन करो, कौन सा रहेगा आपके सही आंसर? तो देखो ऋजुता साथियों, ऋजु का जैसे वक्र होता है उसी प्रकार ऋजुता का विलोम भी वक्रता होगा। सेकंड विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो चलिए 15वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 अच्छे से समझकर उत्तर देना। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के अनुभव और ज्ञान को जोड़ना,
कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना और पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। तो बताइए प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प आपका सही है। पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य इनमें से क्या है साथियों। तो देखो, पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य होता है जो पाठ के विचार है उनके साथ सीखने वाले के अनुभव मतलब छात्र के अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। साथियों, ये पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य माना जाता है। सेकंड विकल्प सही है। इस क्वेश्चन को मैंने कुछ टाइम पहले शिक्षण वीडियो के प्रश्नों में करवाया था, तो आशा है आपको याद होगा ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 पर। 16वां क्वेश्चन साथियों, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। तेते पाँव पसार ये जेती लांबी सोर, इसमें कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो साथियों, सर्वनाम की दृष्टि से आपको उत्तर देना है। देखो, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, मतलब हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितना हमारे ओढ़ने की जो चीज़ें होती है वो हो साथियों, जिसमें पैर आ जाए साथियों। ठीक है, तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है संबंधवाचक सर्वनाम, वो ही सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है एक दूसरे का। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 17 पर। तो आपके 17वां क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए प्रश्न नंबर 17 को। भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प कौन सा है। लिखावट से लिखना, पहचान से पहचाना, हंसी से हंसेगा और जीवन से जिया। तो देखो, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा से जो क्रिया बनी है उसको देखना है कौन से विकल्प में भाववाचक संज्ञा से क्रिया बनी हुई है साथियों। 17वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए कौन सा रहेगा। प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा विकल्प आपके सही आंसर है। तो देखो, 17वें क्वेश्चन में राइट आंसर है लिखावट से लिखना। मित्रों, लिखावट क्या है, भाववाचक संज्ञा है और इससे क्रिया शब्द क्या होती है, लिखना बनता है। मित्रों, विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 17 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। तो चलिए 18वां क्वेश्चन। किस शब्द में ल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला विकल्प है कुशल, दूसरा है मृदुल, तीसरा है विमल और चौथा है रोमल। तो साथियों बताइए इनमें से कौन से विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग आपको लगता है कि भाई ल प्रत्यय इसमें नहीं लगा हुआ है। तो साथियों प्रश्न संख्या 18 में राइट आंसर कौन सा है, विकल्प नंबर 3, क्योंकि विमल जो शब्द है मित्रों इसमें मूल शब्द है मल और आगे उपसर्ग लगा हुआ है वी, इससे शब्द बनता है विमल अर्थात स्वच्छ। तो थर्ड विकल्प आपके सही है, इसमें वी उपसर्ग लगा है, इसमें ल प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 19 पर। तो देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 19 को क्या पूछा जा रहा है। इसमें वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्यापन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करता है वह विधि कहलाती है। स्व अध्ययन विधि उसे कहेंगे, गृह कार्य विधि उसे कहेंगे, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि उसे कहेंगे या मौखिक कार्य विधि उसे कहेंगे। तो 19वें क्वेश्चन में राइट आंसर दीजिए साथियों, अच्छे से प्रश्न को समझ लीजिए और फिर बताइए इसमें कौन सा विकल्प आपके सही है। तो देखो 19वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या है आपके राइट आंसर, थर्ड विकल्प पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। साथियों डेजी जॉन मोरविल इसके जनक है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के, और इसमें क्या किया जाता है कि जो विद्यार्थी या छात्र है वो खुद का अध्यापन कार्य खुद ही करते हैं और अध्यापक क्या करता है, देखरेख करता है, निर्देशन का कार्य करता है। साथियों थर्ड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 20 पर। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए यार, लाइक करने में आपके कुछ नहीं जा रहा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब, ये जो लाल बटन है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला, उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है मित्रों आपके, इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं। स्वाभिमान, अवहेलना, समाचार और पर्यावरण। तो देखो वो विकल्प जिसमें एक से अधिक उपसर्ग नहीं लगे हुए हैं, प्रश्न संख्या 20 में सही विकल्प का चयन करो। साथियों राइट आंसर है आपके 20वें क्वेश्चन में अवहेलना। जो अवहेलना आपके शब्द है
अवहेलना में सिर्फ और सिर्फ अव प्लस हेलना साथियों, अव यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, हेल कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है। अवहेलना में सिर्फ एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। स्वाभिमान में स्व प्लस अभि, ये दो उपसर्ग हो गए साथियों। समाचार में सम प्लस आ प्लस चार, दो उपसर्ग ये हो गए। पर्यावरण में परि प्लस आ बरा, परि प्लस आ प्लस वरण, पर्यावरण दो इसमें होंगे। तो इस प्रकार स्वाभिमान, समाचार, पर्यावरण में तो दो दो है, लेकिन अवहेलना में सिर्फ एक ही उपसर्ग है। तो सेकंड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21 को। तो चलिए 21वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? बद, बदनाम, बदबू, बदमिजाज, बदसलूकी। अच्छे से देखते जाना शुरू से ही। बे, दूसरा विकल्प बेदर्द, बेफिजूल, बेखौफ, बेइंसाफी। तीसरा ला, लाचार, लाइलाज, लाजवाब, लापता। चौथा एन, एन वक्त, एन जगह, एन मौका, एन आदमी। तो यहाँ पर भैया बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, गलत होने के पूरे पूरे चांस है, यूँ मान के चलो आप 75% चांस है गलत होने के। राइट आंसर देख लीजिए अच्छी तरह से एक बार आप, फिर मैं बताऊंगा इसका राइट आंसर। तो साथियों राइट आंसर है दूसरा विकल्प। जो बे उपसर्ग युक्त शब्द है, बेदर्द बिल्कुल सही है, बेखौफ बिल्कुल सही है, बेइंसाफी बिल्कुल सही है, लेकिन साथियों बेफिजूल, तो साथियों बेफिजूल कह दो या फिजूल कह दो, तो साथियों यहाँ पर फिजूल कहना ही ठीक है। बे प्लस फिजूल ये एक गलत शब्द माना जाता है, इसलिए आपके सेकंड विकल्प प्रश्न 21 में सही है। बाकी बद, ला और एन में सभी में जो शब्द दिए गए हैं वो पूर्णतः शुद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां क्वेश्चन साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला प्रश्न मुख्यतया किस प्राप्य उद्देश्य की जांच करता है? कौशल, अवबोध, ज्ञान और अभिरुचि। तो जो प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला हो साथियों, उनसे हमें ज्ञान के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। किस उद्देश्य की? ज्ञान के उद्देश्य की। क्योंकि यहाँ पर देखो ज्ञान में जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला प्रश्न है उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न। और प्रत्यय स्मरण किसका भेद होता है? ज्ञान का ही भेद होता है साथियों। अतः यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है प्रश्न संख्या 22 में, वही आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। आपके 23वां क्वेश्चन, बलि वेदी का समास विग्रह होगा। वेदी की बलि, बलि की वेदी, बलि के लिए वेदी और वेदी के लिए बलि। तो साथियों इनमें से बलि वेदी का समास विग्रह कौन सा होगा? यहाँ पर देखो आप दो ऑप्शनों को तो निकाल दोगे, लेकिन दो में बड़ा कंफ्यूजन होगा साथियों। तो देखो बलि वेदी का समास विग्रह, वेदी की तो बलि दी नहीं जाती है, बलि की वेदी भी नहीं होती है साथियों, ये की वाला तो गलत ही है। यहाँ पर ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बलि के लिए वेदी। वेदी के लिए बलि नहीं होता है, बलि के लिए वेदी होता है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है 23वें क्वेश्चन में, वही सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके 24वां क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही नहीं है? सत्य प्लस धर्म, सदधर्म। इस प्रकार से जब मैंने टाइप किया था तो इस प्रकार से लिखा, यहाँ पर लिखाया गया था, लेकिन साथियों जब ये आपस में मिले तो ये इस प्रकार से बन गया। ठीक है, सत प्लस नारी, सद नारी, महा प्लस उदय, महोदय, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षर्तु। तो बताइए इनमें से किसमें संधि सही नहीं हो रही है? प्रश्न संख्या 24 में मित्रों राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 2। सत प्लस नारी, सद नारी नहीं होता है, बल्कि सन नारी होता है। क्या होता है? सन नारी। विकल्प नंबर आपका 2 सही है, ये एक अशुद्ध है मित्रों। बाकी प्रथम, तीसरा और चौथा पूर्णतः सही संधि इनमें हो रही है। तो 24वें क्वेश्चन में फिर कौन सा आंसर हो गया? आपके सेकंड विकल्प व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 पर। देखेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 25 को। 25वां क्वेश्चन, सुलेखा बचपन से ही हिंदी बोल समझ लेती है, वह कभी भी विद्यालय नहीं गई, यह उदाहरण किसका है? यह भाषा के अर्जन का उदाहरण है, यह सुमन की प्रतिभा का उदाहरण है, सुमन नहीं सुलेखा की प्रतिभा का उदाहरण है,
यह भाषा सीखने का उदाहरण है या यह भाषा में पिछड़ेपन का उदाहरण है। तो भाई इनमें से एक ऑप्शन तो बिल्कुल ही बाहर निकल गया। पिछड़ापन कहाँ रहा है, स्कूल भी नहीं गई फिर भी वो हिंदी को बोल रही है, समझ रही है। तो साथियों ये उदाहरण है भाषा अर्जन का। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न संख्या 25 में, क्योंकि भाषा को अर्जित किया जाता है कहाँ से, वातावरण से, अपने परिवेश से। इसलिए जिस परिवेश में बालक रहता है यदि उसको समृद्ध बनाया जाएगा तो फिर वहाँ पर भाषा को वो अच्छे से अर्जित कर लेगा साथियों, उसकी भाषा में पकड़ बहुत ही अच्छी होगी। विकल्प नंबर आपका 25 में एक सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, विषय नीरस हो जाता है, आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। तो साथियों आगमन विधि जो कि एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है शिक्षण की दृष्टि से, इसका सबसे मुख्य दोष क्या माना जाएगा। राइट आंसर है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो इसके अनुसार नहीं बल्कि निगमन विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकें होती है स्कूलों में। तो वहाँ पर जो अगर हम आगमन विधि से बच्चों को शिक्षण करवाएं तो फिर आराम से वो सिलेबस पूरा होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों। 26वें में ज्ञान इसमें स्थायी होता है, अस्थायी नहीं, विषय निरस नहीं होता है बल्कि बच्चे इसमें रुचि लेते हैं, आत्मनिर्भरता कम नहीं होती है बल्कि अधिक बढ़ जाती है साथियों। तो इसलिए आपका ओनली सेकंड विकल्प ही प्रमुख दोषों में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की तरफ। उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं क्या कहलाती है। उद्देश्य, व्यवहारगत प्रतिफल, प्राप्य उद्देश्य और इनमें से सभी। तो जो हम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटी छोटी क्रिया करते हैं उसको उद्देश्य तो कहेंगे नहीं, क्योंकि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर सभी वाला भी गलत हो गया साथियों। इसको व्यवहारगत प्रतिफल या प्राप्य उद्देश्य किस नाम से जाना जाएगा। राइट आंसर है आपके प्राप्य उद्देश्य के नाम से इसको जाना जाएगा। उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो छोटी छोटी क्रियाएं की जाती है उसको प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28वां क्वेश्चन साथियों आपके प्रश्न संख्या 28। हिंदी शिक्षण में निम्न में से सर्जन के अंतर्गत नहीं आता है। किसी विषय पर अपने विचार लिखना, कहानी लेखन करना, मिट्टी से खिलौने बनाना या प्रश्नों के सही उत्तर लिखना। तो बताइए इनमें से सर्जन के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा साथियों। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है प्रश्न संख्या 28 में। तो राइट आंसर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28 का। प्रश्नों के सही उत्तर लिखना सर्जन के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि सही उत्तर में सृजनात्मकता कहाँ आ रही है। बाकी आप मिट्टी से खिलौने बनाते हो वो सृजनात्मकता का उदाहरण है, कहानी लेखन में खुद के नए नए विचार देंगे वो सृजनात्मकता का उदाहरण है, किसी विषय पर अपने विचार लिख रहे हो तो वो भी सृजनात्मकता में आ जाएगी साथियों। इसलिए ओनली चौथा विकल्प ही सृजनात्मकता में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29 को। इनमें से किसका संबंध बोलने के कौशल विकास से नहीं है। कविता पाठ, अनुलेख, सस्वर वाचन और शुद्ध उच्चारण। तो देखो इनमें से बताइए किसका संबंध है जिनका बोलने के कौशल के विकास से संबंध नहीं दिख रहा है साथियों। 29वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। अनुलेख को हम बोलने के कौशल के विकास से नहीं बल्कि लेखन कौशल के विकास से संबंधित करके देखते हैं। कविता पाठ हो, सस्वर वाचन हो, शुद्ध उच्चारण हो, तीनों का संबंध बोलने के कौशल विकास से है साथियों। तो आपके सेकंड विकल्प 29वें क्वेश्चन में सही है। अब हम देखते हैं आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और साथियों कमेंट में ज़रूर बता कर जाए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और डाउट हो तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करें। अगर आपका डाउट उचित है तो बिल्कुल उस समस्या का समाधान किया जाएगा साथियों। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती है और यह मात्र किसी चीज को दूर करने का दूसरा तरीका है।
तो साथियों विकल्प नंबर कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो देखो यह मात्र आ गया, तो मात्र आते ही हम इसको हटा देंगे। अधिगम स्थूल हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें कंफ्यूजन होता है पहले और तीसरे विकल्प में। साथियों एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बेझिझक आप तीसरा या पहला कोई सा भी कर दीजिएगा, आपके दोनों ही विकल्पों को सही माना जाएगा। दोनों इंद्रियां भी सक्रिय होगी, इंद्रियां अधिक सक्रिय होगी तो फिर हम ज्ञानार्जन अधिक करेंगे। साथियों अध्यापन अधिगम प्रक्रिया भी इससे सुगम हो जाएगी। तो यहाँ तीसरा विकल्प भी सही है और प्रथम विकल्प भी सही है प्रश्न संख्या 30 में। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ साथियों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बता कर जाए। मिलते हैं साथियों अब अगले वीडियो में।